किया था कंटीजेंट लायबिलिटी को। कंटीजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं तो इसको देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया वारंटीज, गारंटीज और जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वारंटी होती क्या है, पहले उसने ये बताया, प्रॉमिस मेड बाय सेलर टू बायर टू मेक गुड ऑन अ डेफिशिएंसी ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस इन अ प्रोडक्ट। तो सेपरेट भी हो सकता है, तीनों चीजें भी हो सकती हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस, तीनों के ऊपर वो प्रॉमिस देता है कि ये सही वर्क करेंगी। Estimated cost of honoring product warranty contracts should be recognized as an expense in the period in which the sale occurs। तो जिस पीरियड में सेल हो रही है आपकी, फॉर एग्जांपल इस साल के अंदर हो रही है, तो इस साल के अंदर आप उसको लेंगे, एक्सपेंस के तौर पे लेंगे उसके अंदर। ठीक है, उसको रिकग्नाइज करेंगे एक्सपेंस के तौर पे अगर वो होता है तो। ठीक है, इसकी एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेंसन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स 10,000 वॉशेस एंड ड्रायर्स। ठीक है, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $600 ईच। एवरेज प्राइस है, मतलब उसकी हो सकता है प्रोडक्ट लाइन जो एवरेज निकाली तो $600 आई है। दी सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स अ 1 ईयर वारंटी ऑन पार्ट्स। अब इसमें वारंटी है ही 1 ईयर की पार्ट्स के ऊपर। डेंसन एक्सपेक्ट्स दैट 500 यूनिट्स, यानी 10,000 में से 500 यूनिट्स which is, अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 5% आएगी, will be defective and that warranty repair cost will average $80 per unit। एक जो डिफेक्टिव पीस निकलता है उसके रिपेयर के ऊपर आपके $80 लगते हैं। In 2014 the company honors warranty contracts on 300 units। तो 300 यूनिट्स की वो जो है ना उनके पास वारंटी का क्लेम आया है, तो उन्होंने उसको ऑनर किया, यानी उसको रिपेयर करके दिया है एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ $24,000। ठीक है, एट December 31st कंप्यूट द एस्टिमेटेड वारंटी लायबिलिटी। तो अब आप ये देखें यहाँ पे कैसे उसने कैलकुलेशन की है, कंप्यूटेशन किस तरह से की है। आप देखें जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है उसकी सिनेरियो इस तरह से होगा और इस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी। टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए, 10,000। एस्टिमेटेड रेट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स क्या है, 5%। तो which is basically 500 यूनिट्स। तो एवरेज वारंटी रिपेयर कॉस्ट कितनी है, $80। तो उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू गॉट एस्टिमेटेड प्रोडक्ट वारंटी लायबिलिटी जो है वो 40,000 की। ठीक है, लेकिन आपके पास 500 यूनिट्स नहीं है, आपके पास 300 यूनिट्स हैं ऑनर करने के लिए। ठीक है, जिनकी आपने वारंटी या रिपेयर्स की है 300 यूनिट्स हैं, लेकिन आपकी जो एस्टिमेट था वो 500 यूनिट्स का था आउट ऑफ 10,000। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो हमने जो ये कंप्यूट की है एस्टिमेटेड वारंटी लायबिलिटी, वो किस तरह से की है, वो इस तरह से की है। एस्टिमेटेड ये 40,000, ये सेल हुए, ये इतने परसेंटेज डिफेक्ट होने थे, ये आपने क्वांटिटी उसकी निकाल ली, पर यूनिट उसकी कितनी आपको कॉस्ट पड़ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपके पास $40,000 आ गया। तो ये आपकी एस्टिमेटेड यानी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। इसको आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसने एक लाइन का इजाफा, मेक द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट। 31 दिसंबर को आपका साल खत्म हो रहा है फिजिकल ईयर, तो आप उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे, 40,000 की करेंगे। वारंटी एक्सपेंस 40,000। ठीक है, और वारंटी एक्सपेंस या पेएबल या वारंटी लायबिलिटी। ठीक है, वारंटी एक्सपेंस पेएबल या वारंटी लायबिलिटी आपकी 40,000 से, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो आपकी ऑनर की है आपने वारंटी, वो कितनी थी, वो तो कम थी ना, 300 यूनिट्स की थी। 500 यूनिट्स की आपने की थी, फोरकास्ट की थी आपने ऑन एवरेज के ऊपर, लेकिन एक्चुअल जो वारंटीज आपके पास आई हैं वो कितनी आई हैं, वो 300 यूनिट्स की आई हैं, और $80 पर यूनिट के हिसाब से अगर किया जाए तो वो कितना बनता है, $24,000 बनता है। Prepare the entry to record repair cost incurred in 2014 to honor warranty contracts on 2014 से। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये एक्चुअल है,
अब आपने एक्सपेंस तो ऑलरेडी लिया हुआ है, एक्सपेंस तो ऑलरेडी लिया हुआ है ना, वारंटी लाइबिलिटी ऑलरेडी आपने ली हुई है। तो लाइबिलिटी कितनी आपने पे कर दी, 300 यूनिट्स की पे कर दी, यानी 24,000 की आपने पे कर दी। लेट्स सी इसकी आप कैसे एंट्री करेंगे। 24,000 की वारंटी लाइबिलिटी आपकी खत्म हो गई, ठीक है, यानी आपने पे कर दी, और इसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ी है, ठीक है। तो आप इसके अगेंस्ट कैश लिखेंगे या कुछ एसेट कुछ लिखेंगे, कैश रिपेयर पार्ट्स जो आपने इसकी जगह पे लगाया। रिपेयर पार्ट्स भी आपने लेके रखे होंगे क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपने पार्ट्स की ही वारंटी दी थी, तो रिपेयर पार्ट्स यानी आपका एसेट है, वो आपका एसेट आ गया कैश की जगह पे, ठीक है। तो आपने ये रिपेयर की तो ये पार्ट्स आपने लगा के दिए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप दे रही है ना, वही लोग ही काम कर रहे हैं, इसलिए और कोई कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं। तो ये आपने ऑनर की। अब आप एज्यूम करें, एज्यूम दैट द कंपनी रिप्लेसेस 20 डिफेक्टिव यूनिट्स इन जनवरी 2015 एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ $80 इन पार्ट्स एंड लेबर। पहले पार्ट्स का था, अब पार्ट्स एंड लेबर भी आ गया, ठीक है। तो वो कहता है कि ये था तो 14 का, ठीक है। और कब आपने दी थी ये जरा हम देख सकते हैं इसको, कब था एवरेज प्राइस। इसमें 1 ईयर वारंटी है, ठीक है। और ये 2014 के अंदर आपने किया, 2014 के अंदर भी आप कर रहे थे इसका, इसके एडजस्टिंग एंट्री कर रहे थे, ठीक है। 1 साल की वारंटी। अब 2015 में आ गया आपके पास क्लेम 20 डिफेक्टिव यूनिट्स में, 20 मल्टीप्लाइड बाई 80 तो 1600 बनेगा। तो 1600 का आपके पास क्लेम आया। अब ये क्लेम जो आपके पास आया है ये साल से तो बाहर निकल के आ रहा है ना, 1 साल की आपने वारंटी दी थी, दिस इज कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे, आप डायरेक्ट वारंटी लाइबिलिटी आपने एक्सपेंस ऑलरेडी लिया हुआ, ठीक है, वारंटी लाइबिलिटी 1600 और आपने उसी तरह से रिपेयर पार्ट्स 1600 कर दिया, ठीक है। वारंटी लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट का आइटम है ना, लाइबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट का आइटम होते हैं, जो आपके क्लोज नहीं होते अकाउंट, इनके बैलेंसेस आगे ट्रांसफर होते हैं। तो वारंटी लाइबिलिटी का जो बैलेंस होगा वो आगे ट्रांसफर वो होगा। तो यहाँ आपकी 1600 की वारंटी लाइबिलिटी और रिड्यूस हो गई, यानी ये आपने इसको कर दिया, अब 320 यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो यू विल हैंडल लाइक दिस। ये एक केस स्टडी है, इसको देख लीजिएगा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ना भी समझ आए तो इसको छोड़ दें, ठीक है। तो आप कॉन्टीजेंट के अंदर आफ्टर सेल सर्विस और वारंटीज वगैरह को आप लेते हैं। गारंटी के अंदर तो आप टोटल प्रोडक्ट को ही आप रिप्लेस करके देते हैं ना, गारंटी के अंदर आप पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस करके देते हैं या टोटल इनकैशमेंट कर देते हैं, वो तो एज इट इज, वो उसके आप समझ लें कि जैसे एक डिफेक्टिव आइटम आपका रिटर्न नहीं हो जाता उस तरह से। अच्छा जी, अब हम पेरोल को देखते हैं। पेरोल में क्या चीजें हैं जी, पेरोल के अंदर 2 चीजें आती हैं, जैसे हमने देखा, एक तो सैलरीज होती हैं, दूसरे वेजेस होते हैं, ठीक है। सैलरीज कौन सी, किन लोगों की होती हैं, मैनेजरियल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, और सेल्स के लोग हैं, सेल्स पर्सनल, और मंथली या ईयरली रेट होता है इसका सैलरी। हमारे यहाँ तो मंथली चलता है, फॉरेन के अंदर ईयरली बेसिस के ऊपर बताया जाता है कि इसकी इतनी ईयरली सैलरी होगी, ठीक है। वेजेस के अंदर नॉर्मली कौन से लोग आते हैं, स्टोर क्लर्क्स। अच्छा, ये थोड़ा सा ना कल्चरल डिफरेंस है, अमेरिका के अंदर थोड़ा डिफरेंट किस्म का कल्चर है। पाकिस्तान के अंदर जो स्टोर क्लर्क्स होते हैं, जो सीजनल स्टोर क्लर्क्स होते हैं, वो उनकी तो जो सैलरीज होती हैं वो तो वेजेस पे होती हैं, यानी आपका सीजन है, फॉर एग्जांपल कॉटन के हार्वेस्टिंग का सीजन, तो कॉटन की बेल्स बनती हैं, जिनिंग फैक्ट्रीज के अंदर जाती हैं, तो वो जिनिंग फैक्ट्री वाले स्टोर क्लर्क रखते हैं 4 मंथ्स के लिए,
के लिए जितने भी है वो उसकी बेस बनती है। ठीक, नॉर्मली जो आम कंपनी के अंदर जो स्टोर क्लर्क्स होते हैं वो पेरोल पे होते हैं। पेरोल का मतलब क्या होता है? वैसे तो पेरोल में दोनों चीजें आती हैं। पेरोल का मतलब है वो परमानेंट सैलरी की होती है, यानी वो सैलरीड होते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टोर क्लर्क्स। ठीक है, फैक्ट्री एम्प्लॉयज में भी दो पार्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं फैक्ट्री एम्प्लॉयज। कुछ होते हैं जो फोरमैन और सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, सैलरीड होते हैं। जो बाकी नीचे जो स्टाफ काम करता है वो डेली वेजेस होते हैं। डेली वेजेस होते हैं या टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं जो कि आप रखते हैं और फिर साथ ही उनको जब आपके पास ऑर्डर नहीं होता तो फिर आप उनको सैलरी नहीं देते। तो यहाँ ये अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से उसने बताया है। तो अमेरिकन में वेजेस हैं स्टोर क्लर्क के भी, फैक्ट्री एम्प्लॉयज के भी, और मैनुअल लेबरर्स जो आपकी रॉ लेबर होती है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर जो होती है आपकी, उसको मैनुअल लेबर आप कह रहे हैं। तो इनको आप पर आवर के हिसाब से पे करते हैं कि कितना घंटे, कितने घंटे के लिए आप, ये पाकिस्तान में पैसा नहीं होता। पाकिस्तान में तो पर डे के हिसाब से होता है। से फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं वेटर्स के तौर पे, उनको डेली के डेली पैसे वो दे देते हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम करते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, उनमें एक बड़ी तादाद जो है वो डेली वेजेस की होती है। तो डेली वेजर हम इसको बोलते हैं। तो आप इसमें थोड़ी सी माइनर चेंजेस पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा हमने डिटरमिन करना है पेरोल को, तो कैसे करेंगे? इसमें तीन चीजें हम कंप्यूट करेंगे, यानी एम्प्लॉयज की ग्रॉस अर्निंग्स क्या होंगी, ठीक है, और उसकी डिडक्शंस कितनी होंगी, और नेट पे कितना होगा। ग्रॉस अर्निंग्स के अंदर इसके अलाउंसेस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, और डिडक्शंस के अंदर टैक्सेस वगैरह आते हैं, और कुछ और पेमेंट्स हैं अगर आपने कंपनी के अंदर से लोन लिया हुआ है तो वो वगैरह, तो ये सारी चीजें आएंगी। इसमें तीन चीजें, ग्रॉस अर्निंग, पेरोल डिडक्शंस और नेट पे, जो आप कंप्यूट करते हैं। तो हाउ विल कंप्यूट दैट, देखें कैसे करते हैं। ग्रॉस अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कंपोजिशन अर्न बाय एन एम्प्लॉय, वेजेस और सैलरीज प्लस एनी बोनसेस, ये आपके अलाउंसेस हो गए, है ये कमीशन है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है ना, सैलरी होती है उससे बढ़ के होता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो आपकी रेगुलर अगर पे है, रेगुलर अगर आप एम्प्लॉयज हैं यानी सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपके 40 वर्किंग आवर्स होते हैं पर वीक के हिसाब से। ठीक है, एक वीक में आपने 40 वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 आवर्स पर डे एंड 5 डेज अ वीक। तो 8 5 जा 40, तो 40 आवर्स आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, और उसका रेट यहाँ पे दिया हुआ है 12। ठीक है, तो ये बनते हैं वीकली $480 वन एम्प्लॉय। और अगर उसने एक्स्ट्रा टाइम लगाया है, 40 के ऊपर कुछ टाइम लगाया है, तो उसको आप जो है नॉर्मली ओवर टाइम या ओवर टाइम कहते हैं, ओटी बोलते हैं या ओवर टाइम कहते हैं, ओटी भी ओवर टाइम का ही है। तो आपने 4 आवर्स एक्स्ट्रा लगाए, ठीक है, तो ये इसका जो रेट होता है ओवर टाइम का वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है। तो मिनिमम इसका 1.5 होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेट। से फॉर एग्जांपल जैसे इम्तियाज वगैरह है, इसमें जो छुट्टी वाले दिन जो लोग काम करते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है, यानी वो एक्स्ट्रा आवर्स करते हैं। और हमारे यहाँ तो खैर नंबर ऑफ आवर्स भी डिफरेंट है, हमारे यहाँ 48 आवर्स पर वीक होते हैं और सैलरी भी मंथली होती है। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स जब आप करते हैं, तो नॉर्मल रेट इसका 12 है, तो 1.5 टाइम करेंगे तो वो $18 पर आवर का बनेगा। ठीक है, अगर 2 टाइम्स हो, कुछ जगह पे 2 टाइम्स भी पे करते हैं, तो फिर ये 24 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी अमाउंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई। तो ये आपके टोटल वेजेस आ गए। किसी एक एम्प्लॉय को हम कैलकुलेट करें, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी एक रेगुलर एम्प्लॉय यानी सैलरीड एम्प्लॉय की हम चेक कर रहे हैं कि उसकी हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। आवर्स को क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि टाइम कीपिंग होती है कंपनी के अंदर, आप कब आए कब गए। ठीक है, आपने शॉर्ट वर्किंग आवर्स दिए हैं तो वो उतने कैलकुलेट करते हैं। टाइम कीपिंग के अंदर आपके ये नंबर ऑफ आवर्स वहां से कैलकुलेट होते हैं। रेट आपका एडजस्ट होता है आपकी सैलरी के टाइम पे, कितना रेट होगा आपका, ये रेट जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जो ओवर टाइम की पेमेंट होती है वो इसी की बेस पे ऊपर होती है। ठीक है, अगर 12 आवर्स है
$12 पर आवर है, तो ओवर टाइम उसका कितना बनेगा, वो जितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स है या 1.5 टाइम है या 2.5 टाइम्स है, ठीक है, जितना भी है उसके हिसाब से वो आप उसको कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर। इसको यूं समझ लें कि अगर $1 उसका रेगुलर रेट है तो ओवर टाइम में $1.5 होगा, $1.5, ठीक है। तो अगर $12 उसका बनता है तो 1.5 के हिसाब से $18 बनता है ओवर टाइम, ठीक। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो गई इसकी, ठीक है। प्लस अगर इसमें कोई बोनस है तो बोनस भी ऐड कर देंगे, कोई कमीशन है तो कमीशन भी ऐड कर देंगे। तो ये आपके टोटल इस तरह से। अच्छा जी, इसके बाद आपकी जो डिडक्शन है वो कौन सी होंगी? अब क्योंकि वो ये मैंने शुरू में भी बात की थी आपको, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनीज के बारे में है, यूएस की कंपनीज के बारे में, तो हमारे यहाँ तो सिर्फ फेडरल इनकम टैक्स ही है, ठीक है, जो पे करते हैं। पेरोल डिडक्शन के अंदर जो एम्प्लॉयज की डिडक्शन होती है वो इसी की होती है, या दूसरी जो डिडक्शन है वो अगर उसने कंपनी से कोई लोन लिया हुआ तो उसकी डिडक्शन होती है, ठीक है। स्टेट इनकम टैक्स हमारे पास कोई नहीं है, प्रोविंस कोई इनकम टैक्स नहीं लेता, स्टेट हमारे यहाँ तो स्टेट नहीं है, हमारे पास प्रोविंसेज हैं। और ये फीका टैक्स जो है ये भी हमारे पास नहीं है, FICA टैक्स ये भी नहीं, ठीक। और वॉलंटियर जो डिडक्शन होती है, यानी आप कोई चैरिटी देना चाहते हैं, आपने डिक्लेयर किया हुआ है, आप इंश्योरेंस की कोई पेमेंट कर रहे हैं, यानी कंपनी ने कोई इंश्योरेंस प्लान आपको लेके दी इंश्योरेंस कंपनी से, और उसमें वो कंट्रीब्यूटिव है, कुछ आपने पे करना होता है, कुछ उन्होंने पे करना होता है, तो उसकी भी आपकी डिडक्शन होती है। अगर आपकी कोई यूनियन वगैरह है तो उसकी डिडक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये वॉलेंटरी है, यानी ये सब्जेक्टिव है, आपकी अपनी मर्जी है कि ये डिडक्शंस कराएं या ना कराएं, ठीक है। और कोई पेंशन प्लान है उसके अंदर इस तरह से आपके प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं, उसमें भी समटाइम कंपल्सरी होती है और समटाइम उसमें वॉलेंटरी होती है कि आप अगर उसमें प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं उतना वो कंट्रीब्यूट करता है, और उसको फिर किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर पैसों को डाला होता है, तो वो पैसे आपके बिहाफ पे इंक्रीज होते रहते हैं, जब आपकी ग्रेजुएटी बनती है तो उसमें आपको मिल जाता है। पेंशन प्लान के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है EOBI के नाम से, एम्प्लॉयज ओल्ड एज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन EOBI के नाम से है। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर काम करते हैं, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट वो एवरी मंथ EOBI के अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट फंड है ये, ठीक है। लेकिन किन लोगों के लिए है? एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पे लोग जो है, ये गवर्नमेंट का इदारा है EOBI, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके जो पैसे इकट्ठे होते हैं, पूल बन जाता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस सारे अमाउंट डालते हैं, कहीं रियल स्टेट के अंदर डाल देंगे, स्टॉक्स के अंदर डाल देंगे, तो मुख्तलिफ चीज़ों में ये इन्वेस्ट करते रहते हैं, और उससे जो अर्निंग होती है उससे फिर वो एक आपकी बड़ी अमाउंट बन जाती है, जिससे फिर ये पेंशन वगैरह पे, जो अगर आपने पेंशन प्लान लिया हुआ है तो आप तो ये पेंशन देते हैं। इसमें कुछ जो है आपकी कुछ शराइत होती हैं कि आपकी सर्विस का पीरियड कितना होना चाहिए, सर्विस ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है काफी। यानी अगर आपने 5 साल सर्व किया है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, मिनिमम इसमें सर्विस पीरियड होता है, मेरे ख्याल में 10 साल है शायद, 10 ईयर्स है, या यस 10 ईयर्स है मेरे ख्याल में। 10 ईयर्स अगर आपकी रेगुलर सर्विस है और 10 ईयर्स आपने अपनी सैलरी में से कुछ पाए हैं, तो फिर आपकी वो पेंशन एक फिक्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू और अदर फैक्टर्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, और जो भी आपकी वो हुई है इन्वेस्टमेंट, उसके हिसाब से आपकी एक पेंशन सेट हो जाएगी। EOBI से फिर आपको पेंशन मिलती रहती है जो प्राइवेट एम्प्लॉयज, ठीक। लेकिन इसका हमारे यहाँ कल्चर कम ही है एज कम्पेयर टू जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है कि आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आप अपना सेविंग्स इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जब आप रिटायर हों तो आपके पास एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम जो है जनरेट होनी चाहिए,
तो वो इस तरह से होता है। अच्छा खैर, ये हम सैलरी की बात कर रहे थे। पेरोल के अंदर जो डिडक्शन होती हैं मैंडेटरी यानी ये कंपलसरी है, और ये आपके अलग से। तो इस तरह की हो सकती हैं, इसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें ये नहीं होगा और ये नहीं होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन यूएस के अंदर ये चीजें हैं। अब ठीक है, वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका रेट बताया हुआ है। हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी की डिडक्शन होती तो है, ये सोशल सिक्योरिटी का इन्होंने रेट दिया हुआ है। सोशल सिक्योरिटी की डिडक्शन ये प्राइवेट फर्म्स के अंदर होती है, ठीक है। ये शायद हाँ कंपलसरी होती है। अगर आप में से कोई पर्सन काम कर रहा हो अकाउंटेंट के तौर पे किसी प्राइवेट बड़ी फर्म के अंदर, तो वो फिर ज़्यादा इसका बता सकता है। हम इसका कोई केस उठा भी सकते हैं देखने के लिए, या आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इसके ऊपर, तो यू कैन सी। तो सोशल सिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर भी है, ये आप इसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसके सोशल सिक्योरिटी के डिफरेंट हॉस्पिटल भी हैं। अगर आप सोशल सिक्योरिटी पे करते हैं तो आपका एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड बन जाता है। उसके उस कार्ड के बेसिस पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। आप उसके अंदर भी रेगुलर अपनी सैलरी में से डिडक्शंस दे रहे होते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपनी सैलरी से, लेकिन आपका एम्प्लॉयर वो चीजें डिडक्ट कर लेता है आपकी सैलरी से, ठीक है। तो बाकी चीजों को हम नहीं देखते। इस मेडिकेयर है, मेडिकेयर ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो है, जो अच्छी कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस खुद से देती हैं। उनके जो सैलरी पैकेज होता है उसके अंदर उसका पार्ट होता है, लेकिन वो जो इंश्योरेंस होती है ना, वो ग्रुप इंश्योरेंस होती है, और नॉर्मली ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलती है, या वो जो लाइफ इंश्योरेंस होती है इन केस आपने के ऊपर गॉड फॉरबिड अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। लेकिन आप उसी की सैलरी से कुछ आप उसकी सैलरी से दे रहे हैं, कुछ आपको दे रहे हैं। तो ये डिडक्शंस की डिफरेंट टाइप्स हैं जो इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। इनकम टैक्स आपको पता है क्या होता है, एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू विद होल्ड इनकम टैक्स। तो विद होल्ड इनकम टैक्स का क्या है कि आपका टैक्स जो है वो पे तो होता है एनुअल बेसिस के ऊपर, लेकिन हर महीने की सैलरी के साथ आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट के अपने पास रख लेता है, ठीक है। और जब वो टाइम आता है तो वो एम्प्लॉयर उसका जिम्मेदार है, अकॉर्डिंग टू द लॉ एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो आपका टैक्स, ठीक है, आपकी टैक्स रिटर्न्स को वो फाइल करे, ठीक है, रिमिट करे। तो विद होल्डिंग टैक्स है वो पहले से डिडक्ट हो जाता है, जो पहले से आप काटते हैं उसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं, ठीक है। आपने विद होल्ड किया होता है, ठीक है, विद होल्ड किया होता है इनकम टैक्स, तो विद होल्ड कर लेता है एम्प्लॉयर और वो उसको। और ये टैक्स नॉर्मली किसके ऊपर होता है, आपकी ग्रॉस वेजेस या ग्रॉस सैलरी के ऊपर होता है, ठीक है। और अगर कोई अलाउंसेज हैं तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हर साल आती है टैक्स की, इनकम टैक्स की पॉलिसी आती है, उसमें वो कुछ आपको एग्जेम्पशन वगैरह भी देते हैं। तो जो भी एग्जेम्पशन आपको मिली होंगी वो आप उसमें से माइनस कर देंगे। नॉर्मली इसमें जो आपके मेडिकल का जो अलाउंस होता है वो आपके जो इनकम टैक्स से जो है ना वो एक्सक्लूडेड होता है, इनकम टैक्स में शामिल नहीं होता। प्लस ये है कि अगर कोई आपके फर्दर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं तो उसको भी आप बाद में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो उसका ताल्लुक वगैरह आपके एम्प्लॉयर के साथ नहीं है। वो जो आप अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अंदर आप वो सारी डिटेल्स देते हैं। से फॉर एग्जांपल आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो आप उसी इनकम से जो आपकी सैलरी आती है उसी से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, और आपका उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है कंपनी की तरफ से, तो वो आप उसको बाद में बता सकते हैं कि मैं ऑलरेडी टैक्स पेयर हूँ, तो ये विद होल्डिंग टैक्स मेरा वापस किया जाए, तो वो फिर एडजस्ट उसको कर देते हैं या फिर आपको वो वापस कर देते हैं। ये तो खैर टैक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बट हम इसको देख रहे हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी हवाले से हम इसको देखेंगे। तो ये टैक्स होता है, स्टेट का टैक्स हमारे पास नहीं है, स्टेट इनकम टैक्स नहीं है हमारे पास, लिहाजा इसको हम नहीं दिखते हैं। तो आपकी कैसे आपकी टोटल अर्निंग बनती है, ग्रॉस अर्निंग आपकी ये आ गई, ठीक है। डिडक्शंस आपकी आपने लिखनी, ये जो भी उसके रेट्स होंगे परसेंटेजेस के हिसाब से वो आपने लिखनी, और टोटल डिडक्शंस आप पत्रिकाकार आपको पता ही होगा कि अंदर वाले कॉलम में आप सारी चीजें लिख के इनका टोटल आप यहाँ लेके आते हैं, ये टोटल है सब, इन सब का टोटल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करके तो ये आपकी नेट पे बन गई, ठीक है। इसमें सारे टैक्सेस वगैरह भी आपके डिडक्ट हो गया, कोई जो भी एक्सपेंसेस आपके
डिडक्ट होगी, तो ये आपको पे कर देंगे। लेकिन ये आप किस हवाले से देख रहे हैं, एम्प्लॉय के हवाले से देख रहे हैं या एम्प्लॉयर के हवाले से देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो पर्सपेक्टिव है अपना, आपका जो एंगल है, किस एंगल से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं ना, आप कंपनी के हवाले से देख रहे हैं, तो कंपनी के हवाले से देख रहे हैं तो फिर इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई कैलकुलेशन, कंपटीशन हो गई आपकी कि आपकी नेट पे किस तरह से निकलती है, कि आपके अलाउंसेस बोनसेस सारे वो ग्रॉस अर्निंग के अंदर आ गए, और आपकी समटाइम इसके अंदर इस तरह से भी होता है, ग्रॉस अर्निंग के अंदर आपकी बेसिक पे प्लस अलाउंसेस के नाम लिखे होते हैं, वो ऐड होके फिर आपकी टोटल ग्रॉस अर्निंग बनती है, फिर आपकी डिडक्शन आती है, पेरोल डिडक्शन, उसमें सारी डिडक्शन इसी तरह से लिख के टोटल करके फिर उसमें से सब्जेक्ट कर लेते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क, मैं अभी आपको टाइम दूंगा, ये हमारा खत्म होने वाला है, खत्म होता है तो फिर मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आपने इसको आप देखना है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। अब मेंटेन कैसे करता है, पेरोल डिपार्टमेंट जो पेरोल पे बनाता है, नॉर्मली अकाउंट्स वाले बनाते हैं छोटी कंपनीज के अंदर, और बड़ी कंपनी के अंदर अलग डिपार्टमेंट होता है पेरोल का, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एम्प्लॉयर मस्ट कीप कम्युलेटिव रिकॉर्ड, एम्प्लॉयर जिसने हायर किया हुआ है, ठीक है, उसने पूरा रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि उनका ऑडिट होता है ना, तो ये भी अकाउंट्स का पार्ट ही है ना, कि सारी कैलकुलेशन वगैरह कैसे हैं। और इसके ऊपर भी GAAP गैप और IFRS की डिफरेंट वो हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है कि आपने इसको किस तरह से मेंटेन करना है, तो यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस। तो आपने उसमें क्या करना होता है, एम्प्लॉय की ग्रॉस अर्निंग, डिडक्शन और नेट पे वगैरह, ये सारी आपने मेंटेन करनी है। ये कंपनी का नाम आ गया, ये एम्प्लॉय अर्निंग रिकॉर्ड आ गया, ये उस साल का आ गया, ये एक कार्ड बना हुआ है, सैंपल है, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट तरीके से करती हैं। आजकल तो जो सैलरीज वगैरह बनती हैं वो सारी जो है आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बनती हैं, उसके अंदर आप इस तरह से भी रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं। तो ये एक साल की पूरी इलस्ट्रेशन है, ठीक है। Just a minute. तो हम एज अ इलस्ट्रेशन इसको देख रहे हैं, इसमें ये नाम आ गया एम्प्लॉय का, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया, पाकिस्तान में भी चलता है प्राइवेट कंपनीज के अंदर, डेट ऑफ बर्थ आ गई, डेट एम्प्लॉयड कब उसने जॉब स्टार्ट की, ठीक है, उसका जेंडर आ गया, सेक्स, और वो सिंगल है मैरिड है, ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये इंफॉर्मेशन आप रख लेते हैं, उसका एड्रेस आ गया, ठीक है, टेलीफोन नंबर आ गया, डेट एम्प्लॉयमेंट एंडेड, अगर एंड नहीं हुई है एम्प्लॉयमेंट तब तो ये खाली रहेगा, अगर एंड हो चुकी है इसी साल के दौरान हुई है तो फिर उस साल को जो आपकी बनेगी उसके अंदर आप उसको लिखिए। एग्जाम्पल्स कोई हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम्पल कोई अगर होंगे तो ये रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें फिर ये कॉलम बने हुए हैं नीचे, ठीक है। पहला कॉलम जो है ये देखिए वही सेम जो हम पीछे से करके आए वही है। 2014 का पीरियड कौन सा है जी, ये एक मंथ ये हो गया, नहीं ये वीक है, वीक की सैलरी है, ठीक है। फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, ये फोर्थ वीक है, ठीक है। और जनवरी का मंथ, जनवरी के 4 वीक्स हैं, और पेमेंट क्योंकि वीकली हो रही है सैलरी की, इसीलिए रिकॉर्ड भी वीकली रखते हैं। तो इसमें 42 आवर्स का काम किया, नॉर्मल आवर्स 40 थे, 2 आवर्स आपके ओवर टाइम में गए, और आपकी ये रेगुलर ये बना ओवर टाइम 2 आवर्स का आपका जो रेट था 1.5 के हिसाब से 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36 हो गया, ठीक है। ये टोटल आ गए, ये आपका ये आपका टोटल कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का मतलब है कि आपकी हर महीने का हर वीक की जो सैलरी है वो अगले वीक की सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये 516 है, ये 552 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 1068 बनेगा। ये कम्युलेटिव का मतलब ये है कि टोटल आ रहा है, ठीक है।
रनिंग बैलेंस सबसे पहले। तो ये ग्रॉस अर्निंग के अंदर आ गई सारी चीजें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्रॉस अर्निंग के अंदर आ गए, ये यहाँ से लेकर ये ग्रॉस अर्निंग। अब एक रिडक्शन हैं, जो भी रिडक्शन होंगी आप लिख लेंगे। हाँ, यहाँ सैंपल के अंदर क्योंकि हमने अमेरिकन यूएस के हिसाब से देखा है, तो उसमें ये रिडक्शन सारे रिडक्शन लिख के उसका टोटल लिया हुआ है, फिर उसकी नेट अमाउंट ली हुई है, ठीक है। अभी नेट अमाउंट और जो आगे ये है, ये एक और कॉलम बन रहा है, ठीक है। ये सारी रिडक्शन आ गए और उसका टोटल आ गया। अब आप देखें, ये 516 बनना इस वीक का, इसकी रिडक्शंस कितनी बनी, 107 की बनी। इसमें से 107.79 को निकाला तो आपकी जो अमाउंट बच गई वो ये बच गई, ठीक। और आपने ये पेमेंट कैसे की है, वाया चेक, बैंक के चेक के जरिए किया, तो चेक का नंबर यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। और ये जैसे जैसे ये टोटल ऐसे चल रहे हैं, ये भी आपने सॉल्व कर दिया। It's a way how to you keep the record of payroll record। तो वो आपका एम्प्लॉय कार्ड है, ये एक तरह से एम्प्लॉय कार्ड है, हर एम्प्लॉय का सेपरेट सेपरेट बन जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्टर आ गया टोटल। अभी टोटल आपका रजिस्टर आएगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं ये कौन सा एम्प्लॉय था, माइकल जॉर्डन था। माइकल जॉर्डन यहाँ पे रेड में दिखा रहा है, यहाँ से वो डाटा उठा के यहाँ पे लेके आया, ठीक है। माइकल जॉर्डन का है ये फॉर द वीक एंडिंग 14 जनवरी 2014। अब ये वीकली है, ये फॉर द ईयर है, ठीक है। ये वीकली है, बट ये क्या है, ये रजिस्टर है। ये मैंने कहा पेरोल रजिस्टर नॉर्मली होता है, ठीक है। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके अंदर भी पेरोल रजिस्टर होता है, तो उसमें सारी चीजें आपकी इकट्ठी आ रही हैं हर वीक की, यानी इस वीक के सारे एम्प्लॉयज की डाटा आ गया। ये वो डाटा वही है जो वहाँ पे हमने लिखा हुआ। अगर आप देखेंगे तो वीक 2 का है, ये वीक 2 था आपका, ये वीक 2 था, ठीक है। इसमें ये वैल्यू उठाए, इसमें ठीक है, इसमें ये वैल्यू उठाए, ये वैल्यू अब देखिए आ रही है, ये ऐसे ये सारी ले ली रेगुलर, और ये ओवर टाइम, ये टोटल वैल्यू, ये ठीक है। और इलेक्शन भी सारी उठा दी उसमें, ये सारे इलेक्शन फाइल नेट पे कर, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। और सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, तो इस अकाउंट को डेबिट किया, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस, बिकॉज ये आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, यू आर द कंपनी, आप कंपनी। तो इस तरह से यहाँ पे आपका टोटल जो है चल रहा था, और यहाँ पे भी आपके कॉलम वाइज भी टोटल। तो यू आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड इन दिस वे। If by chance you will get a job and you need to work on the salary, so you must know what is the template and how to maintain all the records. तो आपको ये इसका पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम आ गए इसके ऊपर, इसको अकाउंटिंग में किस तरह से हैंडल करेंगे। प्रिपेयर द एंट्री academy company would make to record the payroll for the week ending January 14। तो जनवरी 14 का तो हमने ये कार्ड अभी देखा है ना, इस टोटल आप देखें क्या है, ठीक है। इसका टोटल ये आ, तो ये उसने सैंपल लिया है ना, तो टोटल असल में ये वाला टोटल, ठीक है। ये असल टोटल अब पीछे जाते हैं, इसमें एक एम्प्लॉय का लिखा है उसमें, ये इसका टोटल। तो आपने इस वीक के टोटल की सैलरी की क्या करनी है, एंट्री करनी है। एंट्री का मतलब जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री। तो कैसे करेंगे, आप सारी अमाउंट को लिख देंगे, देखें वही अमाउंट 17,210, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस ये हो गया, ठीक है। और किसके अगेंस्ट हुआ है, यहाँ पे जो अमाउंट्स यहाँ लिखी है सारी, ग्रॉस और वो, ठीक है। ये आपने टैक्स, ये आपने ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय ये टैक्स आपने पे करना है गवर्नमेंट को, ये टैक्स आपने पे करना है गवर्नमेंट को, ये आपने गवर्नमेंट को पे करना है, स्टेट को पे करना है।
हमारे केस के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, इनकम टैक्स होगा, सोशल सिक्योरिटी का होगा, और अगर कोई कंट्री है प्रोविडेंट फंड, पीएफ फंड के अंदर वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वो सारी पेमेंट्स जो आपकी हो रही हैं आपको, तो ये सारे पेबल हो गए। और ये आपने ये पे नहीं किया अभी, इन सब नहीं किया। अच्छा, इसको देखें और इसको देखें, क्या ये टोटल होगा सेम? नहीं, टोटल तो सेम नहीं है सेम। 3 4 टोटल सेम, इसमें और चीज भी आएगी। ये है बड़ी अमाउंट, ये था सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, और ये है सैलरी एंड वेजेस पेबल। ये अमाउंट है जो बेसिकली आपके एम्प्लॉइज को जाना है। ठीक है, एम्प्लॉइज को जाना है, ये नेट पे का टोटल है वो ये बनता है। नेट पे बन रही है वो ये सारे ये आपकी नेट पे वो है जो आपका एम्प्लॉय अपने घर लेके गए। ठीक, सारे डिडक्शन कराते हैं, तो आप ये देखें, ये आपकी राइट। अब इस तरह से जो जो आप टैक्सेस या जो जो आप चीजें कलेक्ट कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, उन सबको उसके पेबल्स बना देंगे, उनमें डालेंगे, और जो सैलरी एंड वेजेस पेबल होगा उसके अंदर वो अमाउंट डालेंगे जो आपने बेसिकली एम्प्लॉय को देंगे। राइट जी। अच्छा, ये तो हो गया ना आपकी जनरल एंट्री होगी। अब अगर आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। अभी पेमेंट नहीं हुई, ये देखिए ये ड्यू हुआ है, सिर्फ ये सैलरी ड्यू हुई है। ये देखिए पेबल में आपने कन्वर्ट किया ना, लाइबिलिटी बनाई है इसकी, पेबल मीन्स लाइबिलिटी बनाई है, यूनिट पे। अब अगर आपने पे करना है, पे कैसे करेंगे? पे करेंगे तो आप सिर्फ ये वाली अमाउंट, ये ओनली दिस, इम्प्लॉइज को तो ये पे कर रहे हैं ना, बाकी तो ये आपने दूसरे इदारों को पे करना है, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इदारे हैं उनके बिहाफ पे आपने इम्प्लॉय से डायरेक्शन की, राइट। तो आपने सैलरी एंड वेजेस पेएबल 11522.73 ये मंथली ना जी, 11522.73 आपने ये पेएबल किया, और ये आपकी लायबिलिटी डेबिट हो गई, यानी खत्म हो गई। और उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, या तो बैंक लिख देंगे या कैश लिख देंगे और पे करेंगे। ठीक, क्या नॉर्मली जो मैनेजरियल सैलरीज होती हैं वो बैंक के लिए ट्रांसफर होती हैं, तो फिर यहाँ आप बैंक लिख देंगे, बैंक को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि आप पे कर रहे हैं, तो आपका कैश जा रहा है और आपकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। तो यू ऑलरेडी नो दिस एंट्री, सिर्फ इसके हमने वो निटी ग्रिटीज को देख लिया। ठीक है, ये अब आपने वो वहाँ पे लिखा है ना चेक, तो यहाँ पे वो चेक आप कैसे बनाएंगे, ये आपका चेक बनाने का तरीका है। ठीक है, नाम लिखेंगे, माइकल जॉर्डन की आपने किया था काम। ठीक है, और यहाँ उसको वर्ड्स में लिख देना है, और यहाँ उसको आपने फिगर्स कर देना है, यहाँ साइन कर देंगे। ठीक है, ये नॉर्मली ऑन द बिहाफ ऑफ समबडी यू आर पेइंग, तो ये ऑन बिहाफ ऑफ द जो कंपनी है, पेरोल के बिहाफ पे आपने पे किया है। ये बंदा है जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, ही साइन। तो नॉर्मली आपका अकाउंट्स मैनेजर होगा या फिर सीईओ होगा जो साइन करेगा इसके। तो बैंक चेक का तो आपको पता ही है। ठीक है, डिटैच एंड डिटेन द पोस्ट फॉर योर रिकॉर्ड्स। तो इसमें आपको चेक का एक पार्ट यहाँ पे भी है जो आपकी चेकबुक के अंदर रहेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी यही डिटेल रेप्लिकेट हो रही होती है, तो ये आपके पास रिकॉर्ड रह जाता है। तो जब आपका ऑडिट वगैरह होता है तो वो चेक करते हैं कि पेमेंट टैक्स लिखे गए हैं। ठीक है, और फिर बैंक स्टेटमेंट से भी चेक किया जाता है कि क्या ये ड्रॉ हुई या नहीं। ठीक है, पे चेक्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अर्निंग। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग का क्या है, ये और उस तरह से एक और बनाया हुआ है कार्ड एम्प्लॉय। ठीक है, ये देखिए रेगुलर आवर्स, ये ओवर टाइम आवर्स हैं, ये अदर आवर्स हैं। ठीक है, ये भी अदर आवर्स हैं, अगर कोई होंगे तो ये खाली पड़े होंगे। ठीक है, फैक्टर
विद होल्डिंग टैक्स है जो कट रहा है, फीका कट रहा है, स्टेट टैक्स कर रहा है, ये वही टैक्स है, लोकल टैक्स नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ, खाली छोड़ दी। रेगुलर अर्निंग ये हो गई, ओवर टाइम अर्निंग ये हो गई आपकी, ये आपकी ग्रॉस अर्निंग हो गई, और ये आपकी डिडक्शन आ रही है सारी। अगर डिडक्शन के अंदर कोई अगर और डिडक्शन है तो ये सारी टोटल डिडक्शन होगी। तो ये माइनस ये सारी टोटल डिडक्शन करके तो आपके पास ये अमाउंट बन गई। ये पीरियड कौन सा है, सेकंड वीक है, 14 का मतलब सेकंड वीक है। ये यूएस के अंदर क्योंकि डेट का फॉर्मेट ये होता है मंथ पहले लिखते हैं, ठीक है, मंथ फिर डेट और फिर ईयर। तो ये मंथ है जनवरी 14 जून 14 का ये पेमेंट है, सेकंड वीक की पेमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्पशन वो टू उस तरह से। लेकिन आप इसको अगर याद ना भी रखें तो कोई जरूरी नहीं है, जस्ट हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं कि रिकॉर्ड किस तरह से होता है सारा। ये भी एक एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड आपका रखा जाएगा, ठीक। ईयर टू डेट कितना है इसका कि आपका अब तक जितना एक्यूमुलेट हो चुका है उसके अंदर ये, ठीक। इसमें वो टैक्सेस की कैलकुलेशन देगा, 92 की हो गई है। 92 का मतलब क्या है, 49 प्लस 49 कितना होगा, 92 होगा, डिफरेंट होगा। टी का इसकी एक्यूमुलेशन है, ये टू डेट सारी इसके अंदर। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस तो वेरी गुड, अगर नहीं अंडरस्टैंड कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पीछे ये वाली, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसको कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज। Payroll tax expenses result from the three taxes that government agencies levy on employers, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो कलेक्ट करके पे करता है उसकी बात कर रहे हैं। ये आपने एक पार्ट तो उसका देख लिया, दूसरा पार्ट उसका क्या होगा, दूसरा पार्ट उसका ये होगा, रिकॉर्ड्स दी पेरोल टैक्स एक्सपेंस। जो पेरोल टैक्स एक्सपेंसेस जो थे आपने जो लिखे थे वहां पे, वो उन सबको उसकी आप अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे, रेट से दिया हुआ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पेरोल टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, और पेरोल टैक्स पेड, ये उसकी आपने कैलकुलेशन बता दी कैसे होगी, ठीक है। टीका का जो है 7.65 है, आपका इनकम टैक्स का होगा तो इनकम टैक्स का रेट होगा, या अगर आपका सोशल सिक्योरिटी का है तो उसका भी रेट होगा, तो आप रेट के हिसाब से इसका निकाल सकते हैं। ये स्टार यहाँ पे है इसके, ठीक है, 131657, ये अमाउंट आपने कैलकुलेशन लिख के आपने यहाँ पे। इसी तरह से आपका स्टेट एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट टैक्स का भी रेट आपको दिया हुआ है 5.4%, इसकी भी कैलकुलेशन कर ली। ये आपकी बेसिकली वो अमाउंट है जो आपने पे की थी टोटल, ठीक है, और ये उसके ऊपर ये टैक्स हैं जो आपने पे करना है, तो आप उसके ऊपर निकाल के टैक्सेस। इस तरह से फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट का टैक्स है, ये नॉर्मली इधर एम्प्लॉयर से और हर एम्प्लॉय को पे करता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उसके तरफ आप जो है कुछ कंट्रीब्यूशन जाता है, ये लेस 1% है, 2.8%, ये भी आपको कैलकुलेट होगा इसके, ये भी कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेट हो रहा है, ये अमाउंट इसकी थोड़ी सी नीचे चले जाएगा, ये यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ये पेरोल टैक्स एक्सपेंस और ये उसके सारे एक्सपेंसेस आपने पेबल किए थे, ठीक। अच्छा जी, ये इसी के बारे में ही है क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा था, तो ये रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन चलें देख लें। एम्प्लॉयर पेरोल डू नॉट इंक्लूड, ये क्योंकि टैक्सेज है तो इसमें ये टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ठीक है, ये भी टैक्स है। कौन कौन से अभी ठीक है, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, ठीक है। स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स था इसमें, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट, फेडरल इनकम टैक्स, ये है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
हम पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में देखेंगे। अगर हमने आपको क्वेश्चन भी दिया तो आपको यूएस के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट है, जो सैलरीज का तरीक़ाकार है, वो थोड़ा डिफरेंट। मैंने आपको बताया मंथली सैलरी होती है, और जो हमारे डिडक्शन है उसमें इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है या सोशल सिक्योरिटी की डिडक्शन, वो भी ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पे, वो होती है। EOI की होती है, यानी अगर आपने पेंशन प्लान लिया हुआ है वो भी ऑप्शनल है आपके लिए। प्रोविडेंट फंड है, कहीं किसी जगह पे वो ऑप्शनल होता है, किसी जगह पे वो कंपलसरी होता है। तो ये सारी उसकी डिडक्शन है, लेकिन इन डिडक्शन के अंदर कुछ वॉलेंटरी डिडक्शन है जो कि आपने गवर्नमेंट को ही पे करनी होती, लाइक EOBI को दे देना पेंशन प्लान के लिए, तो वो डिफरेंट है। तो दिस इज हाउ यू विल फिनिश अप। तो कुछ इसकी फर्दर है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर किस तरह से इसको रिमिट करता है, यानी गवर्नमेंट को कैसे पे करता है, फाइल किस तरह से करता है। यहाँ पे फाइलिंग इसको कहा जाता है, टैक्स फाइल कर दिया है या टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, यानी कि ठीक है, एम्प्लॉइज की टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं, ठीक है, फाइलिंग बोलते हैं, लेकिन उधर फाइलिंग और रिमिटिंग बोलते हैं। तो ठीक है, रिमिट का मतलब होता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया हुआ है, कैलकुलेशन आपकी है, एक्स्ट्रा टैक्स पे किया और उसमें से कुछ आपको वापस मिल जाएगा। Companies must report FICA taxes and federal income taxes withheld no later than 1 month following the close of each quarter. तो क्वार्टरली होता है वहां पे। हमारे पास कैसे होता है, हमारे पास क्वार्टरली नहीं होता, सैलरीड एम्प्लॉइज का ईयरली होता है पाकिस्तान के अंदर। कंपनी जनरली फाइल एंड रिमिट करते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस एनुअली, ठीक है, ये एनुअल होता है, ये वहीं के हिसाब से दिया हुआ। इसको वैसे पढ़ लें, हमारे किसी काम का नहीं। इंटरनल कंट्रोल ऑफ पेरोल। पेरोल फंक्शन क्या है, हायरिंग करते हैं, आपको पता है हायरिंग कैसे होती है। इंटरनल कंट्रोल फीचर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑथराइज विज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पर्सन आया, उसका जो भी प्रोसेस है उसके बाद उसकी हायरिंग होगी, ठीक है। फ्रॉड प्रिवेंटेड, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज आर नॉट एडेड टू पेरोल, यानी जो एम्प्लॉयज आपके मौजूद हैं पेरोल के ऊपर सब वही रहेंगे, आपने फर्जी एम्प्लॉयज को उसके अंदर नहीं डालना और उनकी पेमेंट्स को नहीं डालना, ठीक है, वो आपने प्रिवेंट करना है। तो ये आपका पेरोल का फंक्शन है, ठीक है। और ये ह्यूमन रिसोर्स ये काम करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स ने हायरिंग करनी होती है, उसने वैलिडेट करना होता है कि ये एम्प्लॉय हमने हायर किया था या नहीं किया। हायरिंग भी उन्हीं की तरफ से होती है, तो HR वाले लोग ये देखते होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हायरिंग कर ली, फिर आपका एम्प्लॉय आ रहा है, टाइम कीपिंग उसकी शुरू हो गई, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल फीचर क्या है, सुपरवाइजर मॉनिटर आवर्स वर्क थ्रू टाइम कार्ड्स। अब तो खैर टाइम कार्ड नहीं चलते, शायद कुछ कंपनीज में हो, लेकिन पहले टाइम कार्ड चलते थे शायद कुछ कंपनीज में हो। अभी तो वो थंब इम्प्रेशन और फेशियल रिकग्निशन के जरिए जो है ना होता है। ये जो छोटी कंपनीज हैं, वैसे हम छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहे, बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली वो डिजिटली आपकी जो है ना टाइम कीपिंग होती है। तो जो भी क्लॉक का टाइम होता है वो नोट हो जाता है, जब आप इन होते हैं जब आप आउट होते हैं, तो उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ आवर्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं। एम्प्लॉय इज नॉट पेड फॉर द आवर्स नॉट वर्क, तो अगर वो वहाँ मौजूद था एम्प्लॉय तो वो पे नहीं करेगा। इसका काम है, ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम है। ये टाइम कीपिंग का डिपार्टमेंट सेपरेट होता है बड़ी कंपनीज के अंदर, जो सिर्फ आपकी टाइम कीपिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पेरोल का फंक्शन शुरू हुआ, ये टाइम कीपिंग आ गई, ये हायर्ड एम्प्लॉयज भी आ गए। तो यहाँ पे क्या है, टू और मोर एम्प्लॉयज वेरीफाई पेरोल अमाउंट्स, सुपरवाइजर अप्रूव्स। तो एक पर्सन पेरोल बनाएगा, दूसरा उसको वेरीफाई करेगा, और फिर उसके बाद जो उसका हेड होगा, यानी ये दो, इसने बनाया, इसने वेरीफाई किया और इसने साइन कर दिया, हाँ जी ठीक है जो है। पेरोल कैलकुलेशंस आर एक्यूरेट एंड रेलेवेंट, तो ये सब जो चेक्स हैं वो क्या चेक करने के लिए हैं कि कोई अमाउंट गलत कैलकुलेट तो नहीं हो, ज़्यादा पैसे तो नहीं चले गए किसी को, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉड प्रिवेंट, यानी आपका ओवरऑल। अच्छा, उसके बाद ये सैलरी बनाई जाएगी, ठीक है, सैलरी बन गई, अब उसकी पेमेंट होगी। पेमेंट के लिए आपका कहाँ जाएगा, वो फिर अकाउंट्स में जाएगा। नॉर्मली पेरोल वाले अकाउंट्स के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले उसकी पेमेंट करते हैं।
पेइंग द पेरोल। इंटरनल कंट्रोल फीचर क्या है? ट्रेजरर साइंस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्री नंबर्ड चेक्स। तो ये थोड़ी सी पुरानी बात कर रहा है, हमारे यहाँ तो अभी अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं पैसे, और एम्प्लॉयज़ के एटीएम कार्ड होते हैं तो वो जाके बैंक के एटीएम से पैसे निकलते हैं, चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कम नहीं होते हैं। एडहॉक बेसिस पे तो आप चेक्स वगैरह देते हैं, नॉर्मली आपकी सैलरीज आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है। और कौन ट्रांसफर करता है? यस, ट्रेजरर ही करता है। जो कैश का जितना भी होता है काम, वो सारा ट्रेजरर करता है। ये ट्रेजरर किसके अंडर होता है? ये अकाउंट्स के अंदर नहीं होता ट्रेजरर। ट्रेजरर होता है सीएफओ के अंदर या फाइनेंशियल मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये फाइनेंशियल डायरेक्टर जो भी होगा ये फाइनेंस के अंडर होता है ये बंदा। बेसिकली जो अकाउंटिंग मैनेजर है वो भी फाइनेंस के अंडर ही काम कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों जो है इनको सिस्टर्स ही समझो, दोनों जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। चेक्स आर नॉट लॉस्ट, ये आप चेक करते हैं तो चेक जो बनाए गए थे वो लॉस्ट नहीं हुए, मिस अप्रोप्रिएटेड मतलब उसके ऊपर ओवर राइटिंग या कोई अगर कोई ज़ाया होता है चेक तो उसको भी मेंटेन किया जाता है, उसको रखा जाता है। अगर कोई चेक खराब हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उसे डिस्कार्ड नहीं किया जाता, उसको भी रखा जाता है। ठीक, अनअवेलेबल फॉर प्रूफ ऑफ पेमेंट, एंडोर्स्ड चेक्स प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट। ठीक है, इंडोर्स्ड चेक, इंडोर्स्ड चेक कौन से होंगे? वो चेक जो वेरीफाई हो जाते हैं आपके। ठीक है, कि भाई ये किसने जो रिसीविंग होती है चेक की वो भी आप नोट कर लेते हैं, साइन लेते हैं, जिस पर्सन को आपने चेक दिया उससे आपने साइन ले लिया। ये थोड़ा पुराना है तरीक़ाकार। मैं बिकॉज आई हैव ऑलमोस्ट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट कल्चर, तो मैं इन सारी चीज़ों से गो थ्रू हुआ हूँ। तो अब सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, डिजिटल पे ज़्यादा चीज़ें चली गई हैं, कंप्यूटर पे ज़्यादा चीज़ें चली गई हैं। तो मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, कोई अबाउट 7-8 years का एक्सपीरियंस है मेरा अकाउंटिंग का भी। तो ये मैं पेरोल में भी मैंने काम किया, यानी पेरोल का और एचआर का सारा काम भी मैं करता रहा। तो आई नो ऑल दीज थिंग्स, सबका मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अच्छा, एडिशनल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को। आपकी जो पेड लीव होती है जिसे हम अर्न लीव कहते हैं, पेड लीव। ठीक है, अर्न लीव होती है आपकी EL जिसे कहते हैं अर्न लीव। अर्न लीव वो होती है अगर आप वो अवेल नहीं करते तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और एक्यूमुलेट होने के लिए उसके डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट उसके डिफरेंट रूलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप 2 साल की अर्न लीव एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 5 साल की कर सकते हैं, उसके बाद वो ज़ाया हो जाती है। यानी आपकी मैक्सिमम जो है अर्न लीव कितनी हो सकती है वो कंपनी के अंदर होती है। इसमें अर्न लीव अगर आप नहीं लेते तो हम कुछ कंपनी के अंदर अर्न लीव की इनकैशमेंट होती है कि आपकी भाई ये लीव बनती थी इतने दिनों की, उतने दिनों की आप सैलरी ले लें, और एक नॉर्मल डे आपका 8 आवर्स का वर्किंग डे होता है। ठीक है, तो आप उसको उसकी जो है अगेंस्ट आप अप्लाई करके आप इनकैशमेंट ले सकते हैं, अर्न लीव की इनकैशमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको उसने कहा है पेड एक्सेसेस। ठीक है, और पोस्ट बेनिफिट्स ये पाकिस्तान में तो नहीं है। ठीक है, कंपनीज तो ऐसा नहीं करती, इसमें वही है जो मैंने आपको बताया, EOBI का एक इदारा है जो काम करता है। लेकिन ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको टैक्स की और ये दे रहा हूँ, इसका बेसिक मकसद जो है अंडरस्टैंडिंग है आपकी अकाउंटिंग के अंदर आप इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ना तो हम टैक्स को पढ़ रहे हैं, ना हम ये पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट और पेंशन प्लान को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, इंश्योरेंस वगैरह को कैसे मेंटेन किया जाता है, हम नहीं ये पढ़ रहे। ठीक है, हमारा जो फोकस है कि इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी, तो अकाउंट्स के अंदर किस तरह से हैंडल करेंगे। राइट, तो ये पेड एक्सपेंसेस का उसमें लिखा हुआ एम्प्लॉयज ऑफ गिवन राइट टू रिसीव कंपनसेशन, वही है कि आपकी जो अर्न लीव है उसके अगेंस्ट आपको कंपनसेशन मिल जाती है फॉर एब्सेंस व्हेन दे मीट सर्टेन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉय। वही कि कितने साल की आप लीव इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर आप उसकी कंपनसेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक
रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। आप एप्लीकेशन लिखते हैं कि जी मेरी इतनी लीव बनती है, तो वो आप जो है पे कर दें उसके लिए। तो कंपनसेशन में भी पेड वेकेशन, ठीक है, आपको टूर पे भी भेज सकती है कंपनी, ठीक है, आपको स्टे वहाँ फ्री दे दें, ठीक है, और सिक पे बेनिफिट्स एंड पेड हॉलीडेज इस शरत में भी कंपनसेशन मिल सकती है। बट अगेन ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे कहाँ वेकेशन पे भेजते हैं, यहाँ तो लास्ट टाइम में कोई वेकेशन में एक या दो दफा जाते हैं लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उस तरह से, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये होता है वेकेशन पे वो नॉर्मली हर साल जाते हैं वेकेशन के ऊपर, लोग छुट्टी ले पे हर साल जाते हैं। तो सिक पे बेनिफिट्स, आपने सिक पेज नहीं है उसका बेनिफिट होगा, पेड हॉलीडेज, यानी हॉलीडेज हैं, आपने उन हॉलीडेज के अंदर आपने काम किया, उस उन हॉलीडेज के अगेंस्ट आपको दूसरी छुट्टी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप सैटरडे और संडे को आपको करना पड़ गया, कंपनी को कोई खास ज़रूरत थी, मीटिंग्स कॉल करनी है उन्होंने, तो आप गए, आप जाके आपने मीटिंग अटेंड की, तो वो आपके डेज काउंट हो गए ना, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई रेगुलर डेज को उन्होंने क्या कि ये आपकी इतनी एक्स्ट्रा बनती है क्योंकि आपने छुट्टी वाले दिनों में काम किया था, जो कि नॉर्मल छुट्टियां हैं। नॉर्मल छुट्टियां तो नॉर्मल ही होती है ना, सैटरडे संडे जैसे है, ये संडे की छुट्टी है वो नॉर्मल छुट्टी, तो उसमें मतलब वो उस तरह से आप उसको हैंडल नहीं करते, ठीक है। When the payment for such absences is probable, अब ये कॉन्टीजेंटी होगी, कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटी होगी, पेमेंट फॉर सच absences is probable and the amount can be reasonably estimated, the company should accrue a liability, तो आप एक पेबल जनरेट कर देंगे liability for paid future absences, ठीक है, ठीक है। when the amount cannot be reasonably estimated, the company should instead disclose the potential liability, ठीक है, तो वो उसका जिक्र कर देगी अपनी बैलेंस शीट के अंदर। लाइबिलिटी बनेगी तो जाएगी ना उसके अंदर, तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, पोस्ट रिटायरमेंट उसी तरह से ही करेंगे जिस तरह से हमने वारंटी को किया था, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर बेनिफिट्स दैट एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज, पेंशन, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस। ये नॉर्मली इसमें आपने ये आप प्रीमियम पे कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ योर एम्प्लॉयज, ये कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये पे करते हैं पेंशन के लिए, ये भी आई है फॉर पोस्ट बेनिफिट्स ऑन द एक्रूअल बेसिस, ठीक है, जब ड्यू हो जाते हैं तो उसको पे करते हैं। यानी आपकी इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस अब ये कंपनी खुद प्रोवाइड करे तब तो एक्रूअल बेसिस पे होगी ना, अगर आप आगे इसको आउटसोर्स कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी को एंगेज कर रहे हैं, उनको प्रीमियम दे रहे हैं, तो वो तो फिर प्रीमियम के अगेंस्ट आपको सर्विसेज देंगे ना, लिहाजा ये भी उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो पेंशन प्लान इसको रहने में दैट्स, तो आपकी हमने जो पोर्शन खत्म किया है वो करंट लायबिलिटी पेरोल को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। दिस इज चैप्टर अबाउट द करंट लायबिलिटीज। अब आप आ जाएंगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका अगर कोई हो, अगर आपने माइक से आके क्वेश्चन करना है तो यू मे कम ऑन द माइक, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप हैंड रेज करेंगे। लास्ट वीक पीपीटी चलिए ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा अपलोड, लास्ट वीक क्योंकि क्लास ली थी दादा ने, तो चले मैं उनसे पीपीटी ले लूँगा। तो चीज़ें बहुत इजी हैं, सिर्फ अपने आप को इजी रखें, ठीक है, वेलकम करें सारी नॉलेज को, ठीक है, और उसका जो है उसको एक जो है उसको प्लेस करें, इंफॉर्मेशन को कहाँ प्लेस करें, हमारा
ओवरऑल जो एक फ्रेमवर्क है वो अकाउंटिंग साइकिल तक ठीक है। अब सारी चीजें उसी के अंदर आके फिक्स होती हैं, जो भी चीज रहती है उसी के अंदर आके फिक्स होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को भी देख लेते हैं। बस थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, बाकी हम फिर बाद में कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन कोई नहीं है? अगेन इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। कारपोरेशन का एक लेक्चर मेरा पिछले से पिछले सेमेस्टर का था, वो अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर। आप में से अक्सर लोग जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की, जो मैं लिंक्स भेजता हूँ अपने चैनल पे ही अपलोड करके भेजता हूँ। तो यू कैन सी दैट लेक्चर। कॉर्पोरेशन का इनिशियल लेक्चर है वो। कॉर्पोरेशन के बेसिकली दो लेक्चर बनते हैं, ठीक है। इस क्लास में अगर तो क्लास मैंने ली तो ये मैं लाइबिलिटी को कंप्लीट करूँ, ठीक है। ये लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। आपको बाहर लग रहा होगा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो कुछ भी नहीं है, उसमें लोन ही आता है। नहीं है उसमें लोन। लोन से जो हम अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है लोन की? जरा यहाँ लिखें, आपकी लोन की क्या अंडरस्टैंडिंग है? जब कंपनी लोन लेती है तो क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? टाइप हियर, आई एम वाचिंग। लोन की क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? लोन 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 लैंडिंग की बात कर रहा हूं, यानी आपको पैसे चाहिए, आपने लोन लिया। लोन आप किससे लेते हैं? आपसे मुराद कॉर्पोरेशन किससे लेती है? यू आर अकाउंटेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन। बैंक से लेते हैं, बिल्कुल। ये तो सबसे आसान है ना लोन। लेकिन कॉर्पोरेशन एक और लोन भी ले सकती है। वो कौन सा लोन होती है, कौन सा लोन होता है? बिल्कुल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लोगों से भी ले सकते हैं, और वो लोन इंपॉर्टेंट है। उसकी हैंडलिंग सीखेंगे आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर। आम जो बैंक का लोन है उसको तो हैंडल करना बहुत आसान है, और जो लोगों से लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उस लोन के अगेंस्ट हम क्या देते हैं लोगों को? हम लोगों को क्या देते हैं? मैं आपसे लोन लेता हूं, मैं मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं कारपोरेशन काम करता हूं। बीइंग अ कारपोरेशन मुझे लॉ अलाउ करता है कि मैं अपने फंड्स को रेज कर सकूं जनरल पब्लिक से, ठीक है। मैं जनरल पब्लिक को क्या दूंगा? तो क्या उनको दे के उनसे लोन लूंगा? एक एग्रीमेंट होता है ना। शेयर्स जो होते हैं वो तो आप जब शेयर्स देते हैं तो वो तो ओनरशिप हो जाती है ना। लोन तो लोन होता है ना। आप बॉन्ड्स देते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स देते हैं, वो भी एक सर्टिफिकेट होता है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो वो पार्ट जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर मोस्टली जो पार्ट कवर करेंगे हम, वो बॉन्ड्स का होगा, ठीक है। वो बॉन्ड क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। बॉन्ड क्या होता है, तो रूल्स वगैरह क्या कहते हैं, और उसकी हम कब कब यूज करते हैं। तो एक जनरल सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी फुल फ्लैज लेक्चर ही चलेगा मेरे में। उस पर मिनिमम 1.5 आवर तो लगेगा उसको कवर करने में, आज के इंट्रोडक्शन के बाद भी, ठीक है। तो मैं वो शेयर करता हूँ यहाँ पे स्लाइड। आपने मुझे बताना है कि वो नजर आ रही है जी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जी अली, स्लाइड शो हो रही है? जी सर, शो हो रही है, बिल्कुल। ले, इसमें क्या आपने करना है? बॉन्ड इशू करते हैं जब हम लोन, जब हम लोन लेते हैं तो हम बॉन्ड इशू करते हैं, ठीक है। जब हम लोन लेते हैं तो हम बॉन्ड इशू करते हैं। राइटिंग शो हो रही है आपको पेन की?
लेजर प्लांट क्या सर? जी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, हम बॉन्ड्स क्यों इशू करते हैं? हम बॉन्ड्स इसीलिए इशू करते हैं, हम बॉन्ड इसलिए इशू करते हैं कि हमें पैसों की जरूरत होती है और हमारे पास अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें ज्यादा महंगा पड़ता है, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम लोगों से वो लें लोन तो वो हमें सस्ता पड़ता है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, उस पर हमारे साइन होते हैं, बैंक वालों के साइन होते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बैंक वालों, ठीक है, बैंक वालों की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हमने एग्री करना होता है उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, वो एक एग्रीमेंट होता है और हम उनके साथ एग्री करते हैं। जब हम लोगों से लोन लेते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हम तय करते हैं, लेकिन उसमें हम वो जो टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं वो एग्रीएबल होती हैं ताकि वो कंपेटिटिव रहे वो चीज भी मार्केट के अंदर। अब एक पर्सन जो है वो हमें लोन क्यों देगा अगर वो सेम, अगर हमें वो से फॉर एग्जांपल $1000 का लोन दे रहा है, हमारा एक बॉन्ड है, बॉन्ड का पेपर है, वो $1000 में अगर वो उसे परचेज करके अपने पास रखता है और हम उसको कह रहे हैं कि हम आपको 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे हर साल, ठीक है, तो वो अगर बैंक उसको 6% दे रहा होगा तो वो हमारा बॉन्ड तो नहीं परचेज करेगा ना, हमें तो लोन नहीं देगा, वो अपनी अमाउंट को उठाएगा और बैंक में रखेगा ना, जहां उसे ज्यादा पैसे मिल जाए, या इवन 5.5% भी मिल रहा होगा तो वहां ज्यादा मिल रहा है और वो ज्यादा सेफ है उसके लिए। तो हम जो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर ऑफर करते हैं वो कंपेटिटिव होता है मार्केट के अंदर। और नॉर्मली आप अगर देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो अपने फिक्स डिपॉजिट लोग उनके पास कराते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कम होता है, और जिस इंटरेस्ट पे वो लोन देते हैं वो ज्यादा होता है, उसके अंदर एक डिफरेंस होता है। जिस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे रहे हैं और जिस इंटरेस्ट रेट पे वो सेविंग्स ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक वाले, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस के अंदर रह के हम जो है लोन लेते हैं, हम वो हैवी इंटरेस्ट नहीं पे करते बैंक वालों को, उसकी बजाय हम कहते हैं कि हम लोगों से लोन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम बॉन्ड्स इशू करते हैं। लेकिन बॉन्ड्स इशू करने में क्या रिक्वायरमेंट होंगी, क्या मतलब उसमें हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। फिर ये है कि जब हम इशू करते हैं बॉन्ड, इशू का मतलब, अच्छा, इस बॉन्ड को, स्टॉक्स को, शेयर्स को, इन सबको हम सिक्योरिटीज कहते हैं, ये ऑल आर कॉल्ड सिक्योरिटीज। एक जो जेनेरिक वर्ड है इनके लिए वो सिक्योरिटी है। बॉन्ड भी सिक्योरिटी होता है, स्टॉक भी सिक्योरिटी होता है, उसमें कॉमन स्टॉक भी सिक्योरिटी होता है और जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो भी सिक्योरिटी। तो आपके ये जितने भी टूल्स हैं जिससे आप पैसे इकट्ठे करते हैं, शेयर्स भी आप जब इशू करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं ना उसके अगेंस्ट, अब बॉन्ड देते हैं उसके अगेंस्ट भी पैसे मिलेंगे, कॉमन स्टॉक देंगे तो भी पैसे मिलेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक लोगों को देंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। तो ये आपका कैपिटल रेज, यानी पैसे रेज करने का, पैसे को हम कैपिटल कह रहे हैं। अब इस कैपिटल को आप कंफ्यूज ना कीजिएगा वो कैपिटल जो हम यूज इक्विटी के लिए यूज करते थे उसके साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। कैपिटल का मतलब बड़ी अमाउंट, ठीक है, जो बड़ी अमाउंट होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो आप कैपिटल रेज करने के लिए आप कोई भी सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और बॉन्ड्स, ठीक है। तो आप ये बॉन्ड इशू करते हैं या स्टॉक्स इशू करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। एंट्रीज कैसे करेंगे जब आप इशू करते हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म है, बॉन्ड्स होते ही लॉन्ग टर्म, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। इसका मिनिमम पीरियड जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स होता है या 5 इयर्स होता है, 3 इयर्स या 5 इयर्स मिनिमम पीरियड है इसका। तो हम इसको देखते हैं, इसमें इंटरेस्ट भी आप इसके ऊपर जो दे रहे होते हैं वो भी मेंशन होता है, यानी एक पूरा एग्रीमेंट होता है जो बॉन्ड का सर्टिफिकेट होता है। अभी हम देखते हैं इसको। अच्छा, कौन कौन सी एंट्री करते हैं हम? व्हेन बॉन्ड्स आर रिडीम्ड, ठीक है। रिडीम का मतलब क्या है? जब आप उस बॉन्ड को वापस ले लेते हैं। बॉन्ड एक लोन है, जैसे बिल्कुल जैसे बैंक का लोन होता है उसी तरह से आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते रहते हैं और साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा कैपिटल भी पे करते रहते हैं, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो भी पे करते रहते हैं। और एट द एंड
जो है आपका जाके वो पूरा लोन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बॉन्ड्स में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपकी जो बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो एज इट इज रहती है। से फॉर एग्जांपल $1000 का बॉन्ड है, तो वो $1000 वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन आपको हर साल उसके ऊपर एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 5%, 7%, 10%, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर मेंशन होगा वो आपको मिलता रहेगा हर साल। से फॉर एग्जांपल आपका बॉन्ड 5 साल के लिए है, तो 5 साल हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसको, और जब वो बॉन्ड का टाइम खत्म होगा उसके ऊपर, हम उसको मेच्योरिटी डेट कहते हैं कि मेच्योर होगा जब बॉन्ड, तो वो आप बॉन्ड वापस करेंगे और आपको जितनी उसकी अमाउंट उसके ऊपर लिखी हुई है वो वैसी की वैसी वो कंपनी बाउंड होगी वापस करने के लिए। एंड यू आर द कंपनी, यू आर द कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन को ये अलाउड होता है करना, ठीक है, कॉर्पोरेशन को ये अलाउड होता है करना। तो आपने इसकी अकाउंटिंग को देखना है, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल को। अच्छा, ये बॉन्ड्स यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद नोट्स पेबल है। नोट्स पेबल बेसिकली लोन है आपका, ठीक है। जो लोन है उसने कहा है ये लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म। आप देखें ये नोट्स पेबल खाली नहीं है, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, ठीक है। कंट्रास्ट द अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग एंड कैपिटल लीजेस। इस तरह से एक लीज भी एक आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर आती है कि आप रेंट पे चीजें ले लेते हैं, उसको रेंट को आप लीज कह देते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज भी आएगी। आइडेंटिफाई द मेथड्स फॉर प्रेजेंटेशन एनालिसिस। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, किस तरह से हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी आप देख लेंगे इसके अंदर। हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बॉन्ड बेसिक आएंगे, बॉन्ड इश्यूरेंस आएगी, बॉन्ड रिडेम्पशन आएगी, और दूसरी लॉन्ग टर्म जो चीजें हैं लाइबिलिटीज हैं जो हमने देखी, लीज और लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, उसको देखेंगे और फिर हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। ये जब हम दोबारा करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो